तुम कैसे मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ सो सकती हो अनीशा? तुम मेरी छोटी बहन हो और संजीव मेरा होने वाला पति। मैजेस्टिक होटल के रूम नंबर 1503 के अंदर अपने मंगेतर और छोटी बहन को ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग हालत में खड़ा देख मनीषा ने गुस्से से कहा, देख नहीं रहा कि हम अभी बिजी हैं? तुम जाओ यहाँ से और दोबारा हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना। अनीशा ने चिढ़ते हुए कहा। मनीषा को अनीशा का ये एटीट्यूड देखकर हैरानी हो रही थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जवाब दो मुझे, मनीषा ने चिल्लाते हुए पूछा। तभी अपनी शर्ट ठीक करते हुए संजीव बोला, क्या जवाब चाहिए तुम्हें? यही ना कि इस होटल रूम में अनीशा मेरे साथ क्या कर रही है? तो सुनो, मैं और अनीशा एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब मुझे तुमसे नहीं बल्कि अनीशा से शादी करनी है। संजीव की बात सुनकर मनीषा पूरी तरह से शॉक्ड थी। जिस इंसान को वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी वो उससे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करता था, और वो भी मनीषा की अपनी छोटी बहन से। उसे उस वक्त इतनी जिल्लत महसूस हो रही थी कि एक पल भी वहां खड़ा होना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। एक पल में उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने बिखर गई। उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। मनीषा से वो सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने आंसू बहुत मुश्किल से रोके और वो तेजी से पीछे मुड़ी और दरवाजे को धक्का मारती हुई उस कमरे से बाहर भाग निकली कि तभी कुछ कदम दूर उसके पैर अचानक से जम गए। उसके सामने व्हील चेयर पर बैठे अनिरुद्ध ने सीरियस आवाज में कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मिलता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। आंखों में आंसू और मन में गुस्सा लिए मनीषा बोली, इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पहले से पता था और इसलिए तुम मुझे यहाँ लाए जिससे मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख सकूं? अनिरुद्ध ने मनीषा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अनिरुद्ध की चुप्पी मनीषा को और ज्यादा बेचैन कर रही थी और वो अपने अंदर का गुस्सा अनिरुद्ध पर निकालते हुए बोली, क्या तुम्हें जरा सा भी गुस्सा नहीं आया कि तुम्हारी होने वाली पत्नी किसी पराये मर्द के साथ हमबिस्तर हो रही है? कैसे इंसान हो तुम? खुद तुम्हारे अंदर कोई इमोशंस तो है नहीं और मुझे ये बात पहले बताने के बजाय तुम मुझे सीधा यहाँ लेकर आ गए। अनिरुद्ध बोला, मैं चाहता था कि आप अपनी आंखों से देखें कि आपके साथ क्या धोखा हुआ है। वैसे धोखा तो मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन अब आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं। हम दोनों की भलाई इसी में है कि हम इस कड़वे सच को अपना लें। अनिरुद्ध की बात सुनकर मनीषा के होश उड़ गए। आखिर ये कैसा इंसान था जिसे अपनी होने वाली पत्नी की सच्चाई पता चलने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? मनीषा हैरानी से बोली, मुझे लगा था कि भले ही तुम एक सीरियस रहने वाले इंसान हो पर तुम्हारे अंदर अपने दादाजी जैसे इमोशंस होंगे, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम्हारे अंदर का दिल पत्थर का है जिसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिरुद्ध ने गंभीर होते हुए मनीषा से कहा, मैं नहीं जानता कि मैं कैसा इंसान हूँ, पर हाँ, मैं ये जानता हूँ कि बीती बात पर आंसू बहाने के बजाय मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और मैं आपको भी यही सलाह दे रहा हूँ कि जो हुआ उस पर रोने के बजाय आपको कुछ सही डिसीजंस लेते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। मनीषा हैरान होकर अनिरुद्ध को देखते हुए बोली, आखिर मैं ऐसा क्या डिसीजन लूं जिससे सब कुछ ठीक हो जाए? बिना अपने चेहरे पर कोई भाव लाए अनिरुद्ध ने कहा, आप मुझसे शादी कर लो, इसी में हम दोनों की भलाई है। अनिरुद्ध की इस बात ने मनीषा को ऊपर से नीचे तक झकझोर कर रख दिया और वो हैरानी से बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? कुछ समय के लिए दोनों के बीच एक सन्नाटा सा छा गया और फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए अनिरुद्ध बोला, शायद हमारी किस्मत में हमेशा से ऐसा ही लिखा हुआ था और शायद इसी बहाने हम अपने साथ हुए धोखे से उबर पाए। मनीषा को ये सब मंजूर नहीं था और वो आवेश में आकर बोली, ये पागलपन है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इतना कहकर मनीषा तेजी से वहां से निकल गई। अपने बिखरे हुए सपनों को लेकर मनीषा जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंची, उसे गार्डन में उसकी माँ नजर आई। माँ को देखकर मनीषा अपने अंदर चल रहे बवंडर को रोक न सकी और तेजी से भागती हुई उनसे लिपटकर रोने लगी। मनीषा को ऐसा करते देख लता जी उसको लेकर घर के अंदर आई और सोफे पर बैठाते हुए सारी बात बताने के लिए कहा। लता जी लगातार मनीषा के सिर पर हाथ फेरे जा रही थी, जिससे मनीषा के बेचैन मन को एक सुकून मिल रहा था। कुछ शांत होने पर मनीषा ने लता जी से बताया कि संजीव उससे नहीं बल्कि अनीशा से प्यार करता है और वो दोनों
एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। कुछ देर शांत रहने के बाद लता जी मनीषा के सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, शुक्र है ये सब शादी से पहले बाहर आ गया। ये भगवान की दया है तुम पर। मनीषा को मानो अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ और वो अपनी माँ के कंधे से अपना सिर उठाकर उन्हें हैरानी से देखने लगी। मुझे लगता है संजीव और अनीशा की शादी होने में ही सबकी भलाई है, और वैसे भी अपनी छोटी बहन खुश रहे ये कौन नहीं चाहेगा। लता ने मनीषा को देखते हुए कहा। मनीषा ये सुनकर दंग रह गई और नम आंखों से बोली, लेकिन माँ, मैं संजीव से प्यार करती हूँ और आप? लता जी बात काटते हुए बोली, पर बेटा, संजीव तो अनीशा से प्यार करता है ना, अनीशा भी उसे ही चाहती है। और रही बात तेरे पापा की, तो मैं उन्हें मना लूंगी, आखिरकार अनीशा भी तो उनकी बेटी है। मनीषा और अनीशा की माँ लता सिंह देखने में तो साधारण लगती थी, लेकिन उनकी बुद्धि पर शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। पर मनीषा को जैसे एक के बाद एक सदमे मिलते चले जा रहे थे। उसने थोड़ा आवेश में कहा, आप कैसी बात कर रही हो माँ? अनीशा ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया और तुम हो कि? लता जी अपनी आवाज में थोड़ा बदलाव लाती हुई बोली, मनीषा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि बचपन में मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें अनाथ आश्रम से अपने घर लाए थे और हमने तुम्हें अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार दिया है, तो क्या आज तुम अपनी छोटी बहन की खुशियों के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मनीषा ने अपनी माँ की आंखों में देखा तो वो खोज रही थी कि शायद इन सब के पीछे कहीं किसी कोने में कोई ममता का एहसास छुपा मिल जाए, लेकिन लता जी की आंखों में उसे सिर्फ अनीशा ही दिखाई दे रही थी। तभी अचानक से मनीषा का फोन बजा। नम आंखों से मनीषा ने अपना फोन उठाकर देखा तो उस पर राजीव सिन्हा का फोन आ रहा था। मनीषा, आज तुम हाफ डे लीव एप्लीकेशन दिए बिना कैसे चली गई? आज जो हुआ वो आगे ना हो। कल सुबह ठीक 9 बजे तुम ऑफिस में किसी भी हालत में पहुंच जाना। मनीषा ने हैरानी से कहा, लेकिन सर, मैंने तो आज ही रिजाइन किया है। तो फिर? ये मत भूलो कि कंपनी के कुछ तौर तरीके हैं। भले ही तुम रिजाइन कर चुकी हो, पर तुम्हें 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना होगा, इसलिए बिना किसी बहाने के कल सुबह 9 बजे पहुंच जाना। इतना कहकर राजीव सिन्हा ने फोन कट कर दिया। मनीषा का बॉस, अनीशा, संजीव, वो अजीब सा आदमी अनिरुद्ध, यहाँ तक कि उसकी खुद की माँ की वजह से उसका दम घुटने लगा। घर पर चल रहे एसी की ठंडक में भी मनीषा को पसीना आ रहा था, इसलिए वो ताजी हवा लेने के लिए घर के बाहर निकल गई। मनीषा सुनसान सड़क पर चलती हुई बिना किसी मंजिल के आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे चले जा रहे थे। पछताओगी तुम मनीषा, देख लेना एक दिन तुम अपने घुटनों पर गिरकर रोओगी। रह रह कर उसके बॉस राजीव सिन्हा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि वो इतनी जल्दी अपने घुटनों पर आ गिरेगी। ढलती शाम के अंधेरे से भी कहीं ज्यादा अंधेरा उसे अपनी जिंदगी के चारों तरफ फैलता नजर आ रहा था। अपनी हालातों से थकी हारी मनीषा पास के पार्क के एक बेंच पर आकर बैठ गई। तभी अचानक मनीषा के पीछे से एक भारी आवाज आई। तो क्या सोचा आपने? उस आवाज को सुनकर एक पल को मनीषा सहम गई, फिर चौंक कर उस आवाज की तरफ देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध को देखकर मनीषा आग बबूला होती हुई बोली, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती? अनिरुद्ध बोला, आपके चाहने या न चाहने की बात नहीं है, दरअसल बात यह है कि। इतना बोलते बोलते अनिरुद्ध रुक गया। मनीषा चुपचाप अनिरुद्ध के आगे बोलने का इंतजार कर रही थी कि कुछ पल चुप रहने के बाद अनिरुद्ध बोला, बात यह है कि हम चाहे कितना भी इस बात को नकार दे, लेकिन सच तो यह है कि हमारी शादी होना जरूरी है, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। इतना कहकर अनिरुद्ध ने पास खड़े अपने असिस्टेंट कैलाश को इशारा किया और वो अनिरुद्ध की व्हीलचेयर पकड़कर उसे वहां से ले गया। और पीछे बेंच पर हैरान बैठी मनीषा अनिरुद्ध की बातों को समझने की कोशिश करती रही। अगले दिन मनीषा उस ऑफिस में जा पहुंची जहां कभी जाने पर उसे एक अलग ही एक्साइटमेंट मिलती थी, लेकिन आज वही ऑफिस उसे किसी जेल जैसा लग रहा था। उसे बस इसी बात का सुकून था कि ऑफिस में उसे अपनी दोस्त इनाया का साथ मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने कैबिन में गई,
उसे इनाया कहीं नहीं दिखी। अगर कुछ दिखा तो बस उसके टेबल पर रखी फाइल्स का ढेर, जो किसी पहाड़ से भी ज्यादा ऊंचा था। तभी राजीव सिन्हा क्यूबिकल में दनदनाते हुए घुसे। क्या हुआ? तुमने अभी तक काम शुरू नहीं किया? ये सारा काम तुम्हें आज ही खत्म करना है और कल तुम्हें और काम दिया जाएगा। राजीव सिन्हा की बात सुनकर मनीषा ने अपना सर हाँ में हिलाया और काम करने बैठ गई। राजीव सिन्हा उस केबिन से निकलकर अपने केबिन में गया और शीशे से काम कर रही मनीषा को किसी क्रूर इंसान जैसे घूरने लगा। तभी अचानक राजीव सिन्हा के केबिन का फोन बजा, जिसे उठाते ही उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। फोन करते ही राजीव सिन्हा ने एक प्यून को अपने केबिन में बुलाते हुए धीमी आवाज में उससे कुछ कहा और प्यून वहां से चला गया। मनीषा अपना काम करने में मशगूल थी कि तभी वो प्यून आकर बोला, मैम, सर ने आपको फौरन बुलाया है। प्यून की बात सुनकर मनीषा झट से उठी और उसके साथ चल दी। लेकिन वो प्यून राजीव सिन्हा के केबिन में नहीं, बल्कि बाहर जाने लगा, जिससे मनीषा को हैरानी हुई। अगले ही पल मनीषा ऑफिस के बाहर आ गई, जहां बिल्डिंग के गेट पर राजीव सिन्हा एक बड़ी सी महंगी कार के पास खड़ा था। उसने कार का दरवाजा खोला और मनीषा को उसके अंदर बैठने का इशारा किया। मनीषा को लगा कि राजीव उसे किसी मीटिंग के लिए अपने साथ ले जा रहा है, इसलिए वो कार की पीछे वाली सीट पर बैठ गई। लेकिन तभी राजीव सिन्हा ने कार का दरवाजा बंद कर दिया और खुद कार के अंदर नहीं बैठा। इससे पहले मनीषा कुछ समझ पाती, कार के ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाया और वो कार तेजी से वहां से आगे बढ़ चली। राजीव सिन्हा को किसका फोन आया था? आखिर वो कार मनीषा को लेकर कहाँ जा रही थी? क्या अनिरुद्ध मनीषा से कुछ छुपा रहा है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।